देखिए, आज अपन जानते हैं कि मेट्रो की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वास्तु के लिए सब सोचते हैं, पर क्या वास्तु का एक रियल उपाय मिल पाता है किसी को? क्या एक फ्लोर पे जब 4 फ्लैट होते हैं, क्या उनका वास्तु सेम होता है या अलग होता है? क्या सिर्फ घर पे 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से वास्तु की रेमेडी मिल सकती है? क्या अगर आपके घर के आगे से मेट्रो जा रही है, तो क्या वो वास्तु को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है? अगर आप अपना ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो आप ऑफिस कौन से फ्लोर पे लें? या क्या सिर्फ वास्तु ही ठीक करने से आपका सब कुछ बढ़िया हो सकता है, या उसमें कोई ना कोई रोल आपके हॉरोस्कोप का भी है? क्या न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट करती है या नहीं करती है, या वास्तु अपने आप में ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंस है? इन सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है, तो इनका आंसर जानने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर विजय गोयल, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं इन सब सवालों का आंसर। तो हमारे व्यूअर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, और हमने देखा है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स से, तो काफ़ी कस्टमर्स के वास्तु रिलेटेड क्वेरीज काफ़ी थी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय गोयल जयपुर से हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे साथ समय निकाल के आने के लिए। बहुत आपका धन्यवाद युवराज जी, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया अपने पॉडकास्ट में। और आज मुझे लगता है कि अपना बहुत शानदार एक सेशन जाएगा, और आपकी सारी क्वेरीज का मैं बहुत जितना भी बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं वो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी। कि काफ़ी लोग जिनसे भी आप मिलो, चाहे वो उसको वास्तु की कुछ नॉलेज है या नहीं है, चाहे वो ऑफिस खरीद रहा है, क्या वो घर रेंट पे ले रहा है, क्या वो एक शॉप खरीद रहा है या ज़मीन खरीद रहा है, तो सब लोग वास्तु बोलते हैं, वास्तु चेक करते हैं, वास्तु कैसा है इसका। तो एक्चुअली होता क्या है वास्तु? जी, देखिए, वास्तु हमारा जो जीवन है ना, वो दो चीज़ों से प्रभावित है। एक तो टाइम से प्रभावित है, जिसके कारण हमें आयु मिली है, ठीक है ना। तो समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट है समय का, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता। जो समय आपने खो दिया वो वापस आप उसको जी नहीं सकते। अच्छा। हाँ। तो एक तो समय आपको बहुत जीवन में प्रभाव डाल रहा है। तो समय की स्टडी को करना, टाइम को समझना, आपका क्या टाइम है, जनरल कैलेंडर क्या है, ईयर्स गुजरते जा रहे हैं, जो टाइमिंग को समझना और टाइम का क्या आपके ऊपर प्रभाव है, उसके लिए जो जरिया है वो ज्योतिष है। ज्योतिष से आप टाइम को समझ पा रहे हैं कि आपका कैसा समय चल रहा है। हाँ, इसका वो जवाब ज्योतिष हो गया। अब वो जैसे ज्योतिष हो गया। प्रॉपर्टी रिलेटेड, हाँ, मतलब वास्तु, मतलब बेसिकली वास्तु है क्या? एग्जैक्टली। हाँ। तो अब दूसरी जो चीज जो हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही है वो स्पेस है। अच्छा। वो आपका एरिया है। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड, जिस डायमेंशन में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं। आपका जन्म कहीं होता है, मृत्यु कहीं होती है, जीवन में आप कई जगहों में, अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब जैसे जो ग्रह नक्षत्र तो डालते ही हैं, हाँ, जिस फिजिकल मतलब बिल्डिंग में आप रहते हैं, काम करते हैं, वो भी इम्पैक्ट करती है। वो भी इम्पैक्ट करते हैं। तो खाली अच्छा। फिजिकल बिल्डिंग ही नहीं, वो तो आपको बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ हाँ। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, कहाँ आपका जन्म होता है, कहाँ आपकी मृत्यु होती है, अच्छा। और आपके जीवन में बहुत यात्राएं होती हैं। हाँ, कई हाँ। बार आप घूमने भी जाते हैं। तो वो पूरा जो स्पेस है, पूरी पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है, वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। उस इम्पैक्ट की जो स्टडी की गई है, हाँ हाँ। वो आपके जीवन में कैसे शुभ इम्पैक्ट करे, कैसे हम नेगेटिव एरिया से हम बच जाएं, अच्छा। उस स्टडी को वास्तु बोलते हैं। अब ठीक इसका है। बहुत सिंपल सा तरीका ही है, क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जहाँ स्पेस है वहीं टाइम है, जहाँ टाइम है वहीं स्पेस है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है हायर डायमेंशन में। अच्छा। हम इसको अलग अलग गिनते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही बात है। टाइम भी एक ही बात है। टाइम का मेजरमेंट हम मिनट और सेकंड से कर रहे हैं, तो स्पेस का मेजरमेंट हम डिस्टेंस से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन डिस्टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ है।
तो इस दोनों की अलग अलग स्टडी की गई। जैसे इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कई बार आप कोई भी एरिया में आप जाते हैं जहाँ बहुत ही ख़राब है, बदबूदार है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नेचर है उससे वो मैच नहीं करता, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आपका मूड ऑफ हो जाता है। और कोई जगह आप जाते हैं जहाँ आपके नेचर से मैच करता हो तो वहाँ बिल्कुल जॉयफुलनेस में आ जाते हैं। तो ये स्पेस का ही तो प्रभाव है, और किसका प्रभाव है? वो पूरा इन्वायरमेंट का ही तो प्रभाव है। तो वो इन्वायरमेंट के स्टडी को ही अपन वास्तु बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ, ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सूर्य उदय होता है ईस्ट से और वेस्ट में अस्त होता है, ये फिक्स है। तो ईस्ट और वेस्ट बन गया। और नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक पोल है। ठीक है ना, दो मैग्नेटिक पोल है और दो सन की एनर्जी का उदय और अस्त है। तो ऐसे ही 4 दिशाएं बन गई। तो ये मैग्नेटिक पोल का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और सूर्य जब उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उदय के साथ आपका दिन शुरू होता है, अस्त के साथ आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, आपकी जो सिकाडियम अपना टाइम होता है, बॉडी का जो एक बायोलॉजिकल टाइम होता है, वो सूर्य और चंद्रमा से चल रहा है, और सूर्य और चंद्रमा और सूर्य का उदय और अस्त से चल रहा है। ठीक है। तो जैसे अब अपन अगर मेट्रो स्पेसिफिक बात करें, जैसे गुड़गांव में हमने देख रहा है कि आजकल हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी लेके आ रही है कि काफ़ी ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, तो एक नई पॉलिसी आई है जिसको बोलते हैं TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो बोल रहे हैं कि जो मेट्रो कॉरिडोर्स हैं, जहाँ से भी मेट्रो निकल रही है, उस मेट्रो कॉरिडोर के ऊपर उन्होंने बिल्डर्स को अलाउ किया है कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, और उनकी जो सेंक्शंस हैं वो 40, 50, 60 स्टोरी की बिल्डिंग्स अलाउ कर दी गई हैं ताकि लोग मेट्रो के पास रहें। अब मेरा जो एक सवाल है, जो कि कई बार कस्टमर्स ने एक दो ने पूछा है कि जब हम मेट्रो लाइंस के पास रहते हैं तो वहाँ जो हैबिटेशन होता है, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है उसकी एनर्जीज पॉजिटिवली या नेगेटिवली? जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे स्वभाव को और हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ये मतलब पॉलिसी लेके आई है कि मेट्रोज के आसपास बेटर डेवलपमेंट हो जाए, हाई राइज डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पीपल मेट्रो के पास हो जाए, ताकि कम्युनिकेशन या कम्यूटिंग ईजी हो जाए, आना जाना ईजी हो जाए। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मेट्रो भी अगर किसी भी एरिया में फास्ट कोई मूवमेंट है, कोई भी गाड़ी का या कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे बहुत अच्छी वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में पड़ता है, क्योंकि उसका भी एक मैग्नेटिज्म बनता है, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं जो हमसे टकरा रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे, हम जब जेब में मोबाइल रख रहे हैं उसका भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, तो इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ ही रहा है। अब जैसे अब कोई मेट्रो में रह रहे हैं तो अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, वो पर कुछ ना कुछ पड़ता है, पड़ेगा जरूर पड़ता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मेट्रो फेसिंग होते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं साहब पार्क फेसिंग है या ग्रीन फेसिंग है, तो इनका भी कुछ इम्पैक्ट आता है वास्तु के एंगल से? जी बिल्कुल आता है। जैसे अगर कोई अपार्टमेंट्स अगर वो रेसिडेंस के हिसाब से है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो बालकोनीज हैं या जो हमारा व्यू है, खाली बालकोनी ही नहीं, अगर हम खिड़की भी खोल रहे हैं उसका अगर व्यू है तो वो उसका व्यू नेचुरल सोर्स की तरफ ज़्यादा हो। अच्छा। नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, ओपननेस के साथ, गार्डन व्यू हो। जैसे अब इससे एक सवाल और दिमाग में आता है कि अब मेट्रो में तो चलो अपनी जगह है, अब जब अपार्टमेंट्स में हम बात करते हैं, हम किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए तो एक जो फ्लोर होता है उसमें 3-4 अपार्टमेंट्स जनरली होते हैं। अब उसमें यह है कि क्या एक ईस्ट फेसिंग घर से आप एग्जिट ज़्यादा अच्छी है, या आपकी बालकनी जो है उसमें सुबह की धूप आए, तो एक फ्लैट के लिए क्या वास्तु इवॉल्व हुआ है उतना कि एक मकान से लेके फ्लैट तक की जर्नी में कि आप ऐसा हो सकता है कि एक मकान है जिसमें आप निकलते तो ईस्ट फेसिंग में है पर सामने 2 फ्लैट हो रहे हैं, और एक ऐसा फ्लैट है जिसमें कि ईस्ट में सुबह सुबह धूप आती है, जब ईस्ट में धूप आती है तो ऑब्वियसली वेस्ट में शाम को आएगी, तो वास्तु के हिसाब से मतलब
इसके लिए मतलब क्या क्या इसमें आपका क्या विचार है, मतलब इसमें? ठीक है, अब मैं ये दोनों पहले वाले सवाल का और नेक्स्ट सवाल का मैं दोनों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम जब कोई भी फ्लैट लेते हैं तो उसकी खिड़कियाँ इस ढंग से हो जहाँ से हमें नेचर का व्यू ज़्यादा आसानी से दिखे, नेचुरल व्यू ज़्यादा दिखे, और अननेचुरल व्यू जैसे बिल्डिंग है, मेट्रो है, ये कम दिखे। ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेचर से कनेक्टेड है, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों से कनेक्टेड है। अच्छा। तो हमें हैप्पीनेस नेचर से कनेक्ट होने में मिलती है। तो हमारा दिमाग जब भी शांत होगा जब नेचर से हम कनेक्ट हो जाए। पहला तो ये इसका कनेक्शन, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, तो दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि कोई भी व्यू है, मान लीजिए बिल्डिंग या मेट्रो भी आ रही है सामने, तो वो डिस्टेंस में होना चाहिए, उसकी दूरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर का फर्क हो। फर्क, तो उसका उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। जितना वो दूर होगा उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो एक तो ये दूसरा हमें ये फायदा मिल रहा है। तीसरी बात ये आ रही है कि मान लीजिए कि हमें ये चॉइस मिलती है कि हमें ऐसा मकान मिलता है जहाँ पे गेट में ज़्यादा रोशनी आती है, और दूसरा फ्लैट ऐसा है जिसमें बालकनी में ज़्यादा रोशनी आती है। ठीक है, मान लीजिए आपने ये कुछ नहीं, रोशनी मेरा था ये कि अगर फेसिंग के लिए लोग आजकल बहुत मतलब ध्यान रखते हैं। तो जैसे फ्लैट में क्या होता है कि जैसे ही आप फ्लैट से बाहर निकलते हो तो सामने कोई ना कोई दूसरा फ्लैट होता है या लिफ्ट होती है। हाँ। अब उसमें कोई सनलाइट या कोई ऐसा तो होता नहीं, बट दूसरा एक ऑप्शन आता है कि जब आप ईस्ट फेसिंग बालकनी, सो ईस्ट फेसिंग फ्लैट से क्या ईस्ट फेसिंग बालकनी बेटर है, या मतलब इसमें आपका क्या विचार है? एग्जैक्टली ये एक्चुअली क्या होता है कि ईस्ट फेसिंग फ्लैट से ईस्ट फेसिंग बालकनी बेटर है, हम ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा। इसको हम ये कहेंगे कि ओवरऑल जो वास्तु किसी भी प्रॉपर्टी का, उसका लेआउट का अच्छा है, तो वो आपके लिए बेटर है ओवरऑल। अच्छा। उसमें सब बातें आ गई कि आपका ओपनिंग कहाँ पे है, आपकी बालकनी कहाँ पे है, ये। लेकिन अगर आपका ईस्ट फेसिंग गेट है, जिसके सामने गेट है, आपका वो लॉबी में ही खुलेगा। फ्लैट के अंदर तो लॉबी में गेट खुलते हैं, और चारों पांचों गेट एक ही लॉबी में खुलते हैं, जो लाइट से ही वो ज्यादातर उसमें रोशनी होती है। करेक्ट। लेकिन अगर वो गेट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है वास्तु के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मान लीजिए हमें गेट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा अच्छा गेट, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ईस्ट फेसिंग लॉबी बालकनी मिल जाए अच्छी। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है, हम इसको एक इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे मतलब अपार्टमेंट, जब लोग आजकल रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स का कल्चर है। रेडी टू मूव में क्या है कि जो मेट्रो में जो भी यूज़र है वो वैसे ही बिजी है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, स्मॉल फैमिली है, टाइम नहीं है, तो जनरली लोग रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स में मूव करते हैं कि साहब आपको चाबी मिल गई और आप अपने घर में रहना शुरू करो। उसमें मॉड्यूलर किचन, AC, लाइट्स, पंखे कई बिल्डर्स लगा के देते हैं। सो अगर अपन ये देखें कि क्या जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स आपने देखे हैं, काफ़ी लोग आपको बुलाते भी हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स में ये शायद एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपके एंगल से एज ए वास्तु एक्सपर्ट आप क्या बोलेंगे? देखिए, रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स तो सुविधाओं के लिए बेस्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सामने वाला जो मकान में रहना चाहता है जल्दी से जल्दी रह पाता, तो वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो उसके लाइफ के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर रेडी टू मूव अपार्टमेंट वास्तु के अनुसार बना हुआ है तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर वो वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है तो फिर उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की तैयारी है, वो आगा कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। इसमें भी क्या होता है कि जो तो इसमें ना एक चीज़ और है, जैसे इसमें अब आप बताओ कि जैसे मान लो कि एक ही फ्लोर पे ऐसे 4 कोनों पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। हाँ। अब अगर किसी एक अपार्टमेंट का वास्तु जो मान लेते हैं अगर अच्छा है तो दूसरे का तो उससे अपोजिट है, तीसरे का उससे अलग है, तो पर चारों तो अपोजिट है, तो सब फैमिलीज को तो वास्तु परफेक्ट घर नहीं मिल पाएगा। हाँ। तो इसमें बिल्डर्स कैसे उसको वास्तु इन्वॉल्व करते हैं, या इसमें आपका एज एन एक्सपर्ट क्या व्यू पॉइंट है? एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे लोग मेरे पास आते हैं फ्लैट्स सिलेक्शन के लिए आते हैं, तो क्योंकि जो लोग वास्तु को लेके कॉन्शियस हैं तो वो तो फ्लैट खरीदने से पहले ही वास्तुकार को कॉल कर लेते हैं ताकि वो वास्तु के हिसाब से फ्लैट सिलेक्शन करा दे, क्योंकि फ्लैट्स में चेंजेस बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। तो आपका सिलेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, चेंज तकरीबन कुछ नहीं कर सकते आप उसके बाद। हाँ, उसके बाद तो अब वही बात है कि एक फ्लोर में 4 फ्लैट हैं 4 डायरेक्शन में, उसमें से एक ही सबसे बेस्ट होगा।
हाँ, तीन में से एक ही बेस्ट होगा, फिर सेकंड बेस्ट होगा, फिर थर्ड बेस्ट होगा, फिर बिल्कुल खराब होगा, हाँ, ऐसे होगी। हाँ, हाँ, क्योंकि सेम ही डिजाइन होता है, एक ही डिजाइन हाँ, को वो लोग डिजाइन कॉपी करते सेम हैं, होता है, सिमिलर हाँ, होता है, लगभग सिमिलर डिजाइन होता है। करेक्ट, हाँ, तो इसलिए लेआउट जब सेम हो तो सिलेक्शन करना हमारी समझदारी है, पहला तो ये। दूसरा, ये तो हो गया कस्टमर के व्यू पॉइंट व्यू से, लेकिन एज अ बिल्डर उसको लिए तो मुश्किल हो गई, उसको तो चारों के सेम ही प्राइस ले रहा है, सेम ही कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, वो तो हाँ, चाहता है कि सबके एक ही वो मिले, हाँ, उसको अच्छे ग्राहक जल्दी से मिल जाए, ये भी वो चाहता सही है। और बात है। हमारे जैसे वास्तुकार बीच में आ जाए तो उनका कुछ प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, कुछ खराब हो जाती है, क्योंकि हमने उसमें क्लासिफिकेशन कर दी, लेकिन उन्होंने तो हाँ, अपने तो हिसाब से, ये भी एक काफी बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, उन्होंने तो अपने हिसाब से बेस्ट ही बनाया था, हाँ, हमने आके उसको अलग अलग कर दिया कि नहीं नहीं ये अच्छा है ये खराब है। हाँ, सही तो बात होता क्या है कि इसमें बिल्डर्स को क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ जयपुर के राजाओं ने किया, है। हमारे देश में अगर कोई वास्तु के हिसाब से कोई सिटी बसी 400 साल पहले या 500 साल पहले, जब जयपुर 500-600 साल पुराना ही है, तो वो राजा ने, हमारे राजा ने ही बसाई, जय सिंह जी ने, तो उन्होंने ऐसी सिटी बसाई वास्तु के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति, वो भी रेडी टू शिफ्ट सिटी थी इनकी, कि बाहर से लोगों को बुलाते थे कि रह लो, सब बना बना के दिया उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसे प्रोग्राम बनाया कि कुछ कॉमन वास्तु जो है इस ढंग से रखी कि अंदर अगर वो गड़बड़ तरीके से भी कुछ बना ले तब भी उनके जीवन में इतनी खराबी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जो अब सोसाइटी का जो वास्तु है वो भी इम्पैक्ट करता है। वो इम्पैक्ट करता है। तो अच्छा। अगर आपने सोसाइटी का ओवरऑल वास्तु अच्छा बना लिया, हाँ, अगर बिल्डर वास्तु के अनुसार चीजें बनाए, एक तो क्या होता है कि बिल्डर इसलिए घबराता है वास्तुकार से मिलने के लिए, क्योंकि वो कहेगा कि चारों फ्लैट है 4 तरीके से बना लो, और वो स्पेस का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता। बिल्डर को लगता है कि मेरा ये महंगा स्पेस है, इसको वास्तुकार जो है गड़बड़ कर देगा, हम उस हिसाब से बना नहीं पाएंगे जितना हम यूटिलिटी लेना हाँ, चाहते हैं। उसमें मैंने देखा है कि जो बिल्डर जनरली करते हैं कि कुछ अपार्टमेंट जैसे अगर उनको टावर का टिल्टिंग तो सनलाइट के हिसाब से आई थिंक काफ़ी लोगों ने करी है। हाँ कुछ में ऐसे किया है कि उसको किसी को सुबह की धूप दे दी, किसी को शाम को दे दी, हाँ एक टावर की दूसरे टावर पे परछाई नहीं गिरे, हाँ, तो उस तरह की तो आई थिंक ये लोग कर रहे हैं। बट कितना उसको बिजनेस वायबिलिटी भी आई थिंक एक इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है। इंपॉर्टेंट है उसमें। फिर हाँ। अगर ये ओपन माइंडेड वास्तुकार से मिले, जैसे मैं जो करता हूँ कि हम जब कोई सोसाइटी या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम कॉमन वास्तु इस ढंग से डिजाइन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वास्तु विश्वास करे या नहीं करे, जो उसका कस्टमर है बिल्डर का, वो बिल्डिंग खरीदने के साथ साथ, फ्लैट खरीदने के साथ साथ उसको हैप्पीनेस भी मिलनी चाहिए। हाँ, सही बात है, मतलब उसकी लाइफ हाँ, में उसके लाइफ में happiness आनी पॉजिटिव चाहिए। आनी ही आनी चाहिए। हाँ, तो हम हाँ। मिनिमम वास्तु वो डिजाइन कर देते हैं, और बिल्डर को भी नुकसान नहीं हो, उसकी भी ऐसे नहीं लगे कि नहीं मेरा आर्किटेक्चर वैल्यू कम हो रही है, मेरी स्पेस वैल्यू कम हो रही है, या स्पेस की मैं उतना बैड बेनिफिट नहीं ले पा रहा, वो हम उसका घाटा अच्छा, नहीं करते। एक चीज़ जैसे और बताइए कि जैसे अब जब आप कोई फ्लैट लेना ही पड़ता है, क्योंकि ज़मीन लेके मकान बनाना बहुत कॉस्टली है और थोड़ा सा अनसेफ भी रहता है, तो काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं आजकल वो अपार्टमेंट्स की तरफ डाइवर्ट होते हैं फॉर ए सिक्योर्ड कंफर्टेबल लिविंग। तो अब एक फ्लैट में जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वास्तु के साथ रिलेट करती है, जो कस्टमर्स भी हमसे पूछते हैं या जनरली लोग पूछते ही हैं, जैसे किचन कैसा होना चाहिए या बाथरूम यहाँ होना चाहिए और वहाँ नहीं होना चाहिए, तो किचन, बाथरूम, बेडरूम में सोने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ये 2-4 चीज़ें आपके हिसाब से क्या कोई आदमी ध्यान रख सकता है? देखिए, एक सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है बाथरूम्स की। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खासकर बिल्डर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, जो भी फ्लैट के बायर्स हैं, कि एक जो बाथरूम है जो निर्विवाद रूप से पूरे वर्ल्ड में उस पोजीशन को, जहाँ भी मैंने देखा है, बहुत मतलब विदेशों में तो जहाँ वास्तु का नाम भी नहीं जानते, मैंने वहाँ भी उसका रिजल्ट देखा है। अच्छा। कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, हाँ, हाँ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप कमजोर है तब तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट नजर आ जाएगा। अगर आपकी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, आपका भाग्य बड़ा स्ट्रांग है, अच्छा, तो उसका इम्पैक्ट स्लो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम अवॉइड करना नॉर्थ चाहिए। ईस्ट में तो बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। जो अच्छा। देवताओं का स्थान है, जो मंदिर का स्थान है, वहाँ बाथरूम बना। वहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बॉम्बे में मैंने बहुत देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बाथरूम बने हुए हैं पुराने, अभी भी वहाँ ट्रेंड है, लेकिन अब अच्छा। तो थोड़ा कम होता जा रहा है। ये पहले तो लगभग हर प्रॉपर्टी में उनके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम। अच्छा। कई बार 4-4 जो 5-5 बेडरूम वाले फ्लैट्स होते हैं, उसमें उनको चारों तरफ बेडरूम बनाने होते हैं। हाँ, तो हर बेडरूम के साथ
बनाते कोई ना हैं कोई तो आएगा, तो बहुत कहीं ना अच्छा। कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाता है, तो ये भी सही एक है। गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम तो 100% अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो चाहे कस्टमर हो, ठीक है। बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों को नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं रखना चाहिए। तो दोनों के लिए भला है, उसको फ्लैट सेल करने में भी उसको फ़ायदा मिलेगा और जो बाई करेगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बताया आपने। ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक और कोशिश ये कर सकते हैं कि किचन जो है वो ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहीं भी, जो ईस्ट अच्छा। वाला जो जोन है या हाँ। खासकर साउथ ईस्ट वाला जो जोन है, हाँ हाँ। वहाँ अगर किचन होती है तो अग्नि का बैलेंस हो जाता है, क्योंकि रेसिडेंस में किचन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ। एक्चुअली रेजिडेंस कहलाता ही इसलिए है कि वहाँ किचन है। ठीक है। हाँ अगर किचन नहीं है तो हाँ, खाली आप residential में सोने तो के लिए होटल थोड़ी है। आ रहे हैं। हाँ सही बात है। हाँ, वो घर किचन के साथ ही बनेगा। किचन, घर हमेशा किचन के साथ ही बनता है। तो घर में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, किचन, बेडरूम, पूजा रूम और बाथरूम, बस यही हाँ, हाँ। इंपॉर्टेंट है। हाँ यही इम्पोर्टेंट है। उसी से एक न्यूक्लियर फैमिली का किचन हैप्पीनेस। किस डायरेक्शन में, साउथ या साउथ ईस्ट? साउथ में तो नहीं, साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ किचन होनी हाँ, चाहिए। किचन हो तो बेस्ट तो है। और फिर अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन भी दे देते हैं कई बार, नॉर्थ। अब आप एक चीज़ और देखिए, जैसे फ्लैटों में जो एक चीज़ और देखने को आती है कि जो फ्लोर्स हैं, अब जो फ्लोर है वो सभी फ्लोर्स का वास्तु सेम ही होता है, पर उनकी लाइफ के अंदर जो इम्पैक्ट है वो शायद सबका सेम नहीं आता है, या हो सकता आता भी हो। बट इसमें आपका क्या कहना है? देखिए ये, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई 25 माले की बिल्डिंग है, तो एक जो वास्तु एक फ्लैट नीचे बना एकदम 2 कॉपी ऊपर तक सेम टू सेम रहता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, अगर वो वास्तु खराब है तो उस सब जितने भी रह रहे हैं 25 के 25 माले में 2500 माले की फैमिलीज पे उसका इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव। लेकिन अच्छा। हर व्यक्ति की अपनी एक किस्मत है, हर व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी है। अच्छा। उस डेस्टिनी के हिसाब से उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें से हम यूँ कहें कि वास्तु ऐसा है जो हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, मान लीजिए ऐसा है, तो सबके आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, किसी के ज़्यादा होगा किसी को कम होगा, बस। अच्छा, बट वो एक्टिवेटेड रहेगा एक्टिवेट, उसमें मान लीजिए रहेगा। किसी के कैरियर में इम्पैक्ट है तो सबके कैरियर में इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा, इतना स्ट्रांग होता है वास्तु? हाँ हाँ, उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ऐसा अच्छा। नहीं है कि आएगा नहीं। लेकिन क्या है कि हम, एक तो कर्म सिद्धांत काम करता है, एक ज्योतिष अपनी खुद की डेस्टिनी भी काम करती है। हाँ। तो जो हमारी डेस्टिनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपने लाइफ को कैसे जी रहे हैं, हमारा क्या एफर्ट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु तो एक प्रकार की रेमेडी है। तो वास्तु मतलब एक ये सवाल, चलो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, जिन लोगों ने हमारा स्टार्टिंग से मिस कर दिया। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि वास्तु टाइम और स्पेस से लिंक करके आपने, तो मैं दोबारा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि जो वास्तु है वो बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, एक कार है, उसमें 4 टायर होंगे, एक दरवाज़ा होगा, 4 दरवाजे होंगे, एक डिक्की होगी, बोनट होगा, तो ये कार कहलाती है। तो वैसे ही वास्तु एक सिंपल नॉर्मल इंसान के लिए वास्तु, वो किस चीज़ को वास्तु माने अपने घर के हिसाब से देखें? अगर घर के हिसाब से देखें तो सिंपल वही कि बेडरूम हो, किचन, बाथरूम और एक लिविंग स्पेस, ये जो आप इसको घर बोलते हैं, यही आपका घर है। क्योंकि लिविंग स्पेस, कोई गेस्ट आ रहा है आपसे मिल सके, उसके लिए आराम हो, एक आप आराम से रह सके। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि इसका जो मेन फंक्शन है, वास्तु का जो मेन फंक्शन है वो मेंटल पीस है। इसका मेन फंक्शन ये नहीं है कि हम आर्थिक उपलब्धि बहुत पालें, या हम और जीवन में जो मटेरियल एस्पेक्ट की उपलब्धियां वो बहुत अच्छा। पालें, वो नहीं है इसका मेन फंक्शन। हमारे शास्त्रों में शांति और एक कहते हैं ना कि एक पीसफुलनेस, एक हम पॉजिटिव रहे हमेशा। मतलब कोई अगर रिलैक्स रहेगा तो उसकी सब चीज़ों में अच्छा ही होगा, उसके जीवन में सब अच्छा होगा। क्योंकि जिसके जीवन में कितना धन आएगा कितना नहीं आएगा, वो तो उसका भाग्य पर निर्भर करता है। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब हालांकि वास्तु तो अपना काफ़ी हजारों लाखों साल पुराना है, बट अब उस टाइम, अब वो एक घर के ऊपर ही दूसरा घर होना, मान लेते हैं कि चलिए साउथ ईस्ट में किचन है, बट आपसे जो ऊपर वाले फ्लैट में भी साउथ ईस्ट में किचन है, तो अब आपके सिर के ऊपर भी एनर्जी है और नीचे भी है, तो ये इसको वास्तु कैसे रिलेट करता है? मतलब आपके लिए तो बहुत मुश्किल आज के डेट में हो गया होगा ये सब करना। नहीं, ये वास्तु कभी भी मुश्किल नहीं हुआ। ये सब चीज़ें पहले भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे कल्पना की गई है। तो अच्छा, बस आज मटेरियल बदल गया है, बाकी सब काम पहले भी हुआ, अभी भी हुआ है। हर बात पे काम किया हुआ ही है, कुछ भी चीज़ नई नहीं है, बस न्यू तरीका है, नया रैपर है।
नया रेफर है। हाँ, बस और कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ हमारे वास्तु देवता बैठे हैं, हाँ। दूसरे के पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ उसके वास्तु देवता, वो अपने आप में एक अलग अलग एंटिटी है, पूरा पूरा अलग पूरा entity है। अलग एंटिटी। अच्छा। हाँ, और सोसाइटी अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है। ये इस तो तरीके जो ये रेमेडीज कई बार मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग बताते हैं करते हैं, तो क्या रेमेडीज से फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या वो बिल्कुल उसको चेंज कर देता है या थोड़ा सा इम्पैक्ट कम या ज़्यादा होता है? देखिए, एक्चुअल में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और अब उसमें हम कंस्ट्रक्शन वाइज कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई कमरा इधर से उधर नहीं कर सकते, कोई दीवारें कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर उसमें सिंपल रेमेडीज होते हैं। कुछ सामान लगा दिया, कुछ चीज़ें पेंटिंग्स लगा दी, या मान लीजिए हमने इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए कुछ कर लिया, तो वो रेमेडीज़ की जाती है। तो वो उन रेमेडीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल एक रेमेडियल इम्पैक्ट तो होता ही है। इसको इस तरीके से ले लीजिए कि आप किसी, आप क्या नहाए धोए नहीं बिल्कुल भी, और आपको फंक्शन में जाना है, हाँ जी, राइट। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को ड्राई क्लीन करेंगे कैसे भी, पहुँच के, फिर बढ़िया सा आप परफ्यूम वगैरह लगाएंगे अच्छी ड्रेस पे, और फिर आप चले जाएंगे। तो सामने वाले को तो यही लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं। जितना मैनेज कर सकते हो उतना करेंगे। हाँ, उतना मैनेज करके आप अपने आप को फ्रेश फील कराएंगे, और सामने वाले को भी फ्रेश फील हो जाएगा। तो आपका काम तो हो गया, अच्छा, आपका पर्सनल काम तो हो ही है, क्योंकि आपने सामने वाले को फ्रेश फील तो करा ही दिया, और आप भी उस टाइम फ्रेश ही फील कर रहे थे, क्योंकि आपने भी अच्छे अपने आप को ड्रेसअप कर लिया और ये कर लिया। लेकिन अगर आपकी आदत है कि मैं नहाने के बाद ही कोई चीज़ खाता हूँ, या नहा के ही जो आपकी एटीट्यूड बना हुआ है, तो आपको वहाँ जरूर दिक्कत आएगी। आप नहाने के बाद अगर आप डेली आपका नियम बना लिया कि मैं नहाऊंगा उसके बाद ही खाऊंगा, और उस दिन आप नहाए ही नहीं और ऑफिस पहुंच गए, आपने काम कर लिया, लेकिन जब आप खाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार नहाए तो नहीं मैं, क्योंकि वो आपको पता है। तो इसका इम्पैक्ट इस तरीके से है। अच्छा, हाँ। तो देखिए आगे चलते हैं इसमें अपन। तो जैसे ये तो चलो अपने घर के वास्तु की बात की, अब देखते हैं कि कोई आदमी घर लेता है, कुछ भी लेता है, तो उसका एक बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। अब जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं आजकल, जो मेट्रो में जो बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पर आजकल जो नया स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें उसको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाते हैं वो, और पूरी ग्लास की बिल्डिंग होगी जिसमें सनलाइट चारों तरफ से आती है, और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है, हाई स्पीड एलिवेटर्स उसमें होते हैं, 2-2 3-3 बेसमेंट में कार पार्किंग्स होती हैं। तो जब कोई अगर एज ए बिजनेस में कोई आदमी अपना ऑफिस देखता है और ऑफिस खरीदता है, तो या वो किराए पे लेता है, तो किन चीज़ों का वो ध्यान उसको रखना चाहिए, या उसका कोई इम्पैक्ट बिजनेस में भी आता है, उसके व्यापार में? देखिए, अगर हम घर में वास्तु से रह रहे हैं तो घर में पीसफुलनेस का मतलब ठीक रहेगी, क्लेश नहीं होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप नहीं करेंगे, ये हो जाता है कई बार। सही बात है। न्यूक्लियर फैमिलीज, तो वहाँ वास्तु अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। वैसे ही अगर हम शॉप में या ऑफिस के अंदर अगर अच्छा वास्तु होगा, तो आपका आपस में जो इंटरेक्शन है एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ की जो इंटरेक्शंस हैं वो अच्छी होंगी, या कस्टमर और कंपनी का जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होगा। वास्तु का मेन फ़ायदा यही है कि जब लोग आपस में इंटरेक्ट करें तो वो पीसफुलनेस के साथ करें। तो देखिए, चलिए अपन अब एक कस्टमर के जूतों में घुस जाते हैं। हाँ। अब मेरे को एक मान लीजिए कि एक ऑफिस खरीदना है। अब मैं जब ऑफिस खरीदने जाऊं तो मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस को देखूं, या पहले एक बिल्डिंग को भी देख के अपना एज ए वास्तु के एंगल से अगर उस बिल्डिंग में ऑफिस में आपको दोनों चीज़ देखनी चाहिए, बिल्डिंग भी पूरा देखना चाहिए, बिल्डिंग भी पूरी देखनी चाहिए, और उसके बाद ऑफिस फिर ऑफिस देखना चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने 1-2 बिल्डिंग्स मैंने बहुत साल पहले बताया था, उन्होंने ब्रह्म स्थान को खराब कर दिया। ये क्या ब्रह्म स्थान क्या होता है? सेंटर, पूरी बिल्डिंग का सेंटर, बिल्डिंग का सेंटर। हाँ, पूरी बिल्डिंग का सेंटर। अच्छा। उसको अगर आप बिल्डर डिस्टर्ब कर देता है, कई बार बीच में लिफ्ट लगा देते हैं, कई बार पूल बना देते हैं, तो उससे ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाता है। तो जब ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाता है पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, या कई बार ऐसे डिजाइन बना देते हैं जो बहुत ही गड़बड़ होता है, अच्छा। तो वो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर आपने अच्छा ऑफिस भी ले लिया, लेकिन बिल्डिंग का इन्वायरमेंट गड़बड़ है, अच्छा, तो आपको वहाँ क्लेश ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आप सबसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। कॉमर्शियल में तो क्या होता है, बाहर वालों से भी बहुत इंटरेक्शन है। रेसिडेंशियल के अंदर तो क्या होता है, आपका अपना पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा होता है।
ये तो आपके कमर्शियल में कस्टमर तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन बहुत होता है, हाँ सही बात तो है। इसलिए बिल्डिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर अगर जैसे बिल्डिंग अच्छी होगी तो आपका इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, तो आपको वाइब्स अच्छी रहेगी। तो अगर कोई आपसे एडवाइस लेना चाहे तो आप उससे बिल्डिंग का भी नक्शा या कुछ मंगवाते हैं फिर देख चेक करने के लिए? कई बार अगर अवेलेबल होता है तो मंगा लेते तो आप लोग तो मंगाते हैं, हैं। क्योंकि कई बार होता ही नहीं है। अब जैसे देखिए, जैसे कि ऑफिस है, मतलब मान लीजिए किसी का 3,000-4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और उसमें अलग अलग तरह के लोग भी रहते हैं। वहाँ रिसेप्शन पे होगा, एक अकाउंट्स होगा, एक सेल्स की टीम होगी, एक ओनर्स बैठेंगे, एक मीटिंग रूम होगा। सो इन सब चीज़ों का भी कोई प्लेसमेंट डिफाइंड है वास्तु में? बिल्कुल, हर चीज़ का। अच्छा। तो एक एक बात का डिफाइंड है। जैसे 2-4 मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ओनर के लिए तो सभी जानते हैं कि साउथ से साउथ वेस्ट का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, और अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो हम्म। मैं ज़्यादातर साउथ ईस्ट में अग्निकोण में देता हूँ, जहाँ अच्छा। पे बैक ऑफिस हो या क्या बोलते हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क, क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम है, कोई डिजाइनर्स बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, तो साउथ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। मार्केटिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत अच्छा होता है। जो बाहर जाके अच्छा। काम कर रहे हैं सेल्स में जो है, हाँ। उनके लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जैसे मैं बेसिकली अपनी ये बात कर रहे थे कि जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर सेल्स का, फाइनेंस का, पेंट्री का, इन सब चीज़ों का एक मतलब मान्य होता, तात्पर्य कुछ ना कुछ होता है। अब आ गया। तो आप कुछ मतलब उसमें कुछ आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें बता रहे थे आप। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने देखा है ऑफिसेज में जो मैंने इतनी वास्तु की है, और खासकर फैक्ट्रीज में वास्तु का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने, जैसे कोई आदमी पुरानी फैक्ट्री खरीद रहा है, ये जो फैक्ट्री किसी भी कारणों से बंद हो गई है ना, कई बार रेनोवेट कर, या कोई आदमी जो है बहुत बुरी स्थिति में मेरे पास आया, क्योंकि मैं हॉरोस्कोप रीडिंग में देखता हूँ, तो अच्छा। हॉरोस्कोप के कारण मैंने देखा उसका खराब समय चल रहा है, तो मेरे पास आया। हम्म। तो जब भी मैंने फैक्ट्रीज की वास्तु की है, जो भी फैक्ट्रीज की वास्तु की है, अच्छा। मैंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा है कि उनकी प्रोग्रेस हो। तो उस बात को मैं वेरीफाई कर पाया हूं हर बार, क्योंकि फैक्ट्री की बैलेंस शीट से आप फैक्ट्री की वास्तु को वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा। हाँ, इतना साइंटिफिक चलता है। मतलब जिन जिन फैक्ट्रियों को मैंने सही वास्तु किया है, उनका ग्रोथ आप क्वार्टरली देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, आएगा ही आएगा। इससे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और मेरे दिमाग में एकदम से आई कि जैसे फैक्ट्री, अब क्या है कि फैक्ट्री तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लगाते हैं। नहीं, फैक्ट्री में फैक्ट्री का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वास्तु का पूरा इम्पैक्ट यहाँ प्रोडक्शन पे है। प्रोडक्शन पे है वो और एकदम प्रोडक्शन से प्रॉफिट है। हाँ। तो आपके हजारों काम, हजारों चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट देती है। कई बार आपके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं होता टाइम पे, या टाइम पे आपके पास ऑर्डर नहीं होता, या टाइम पे आपके पास आदमी नहीं होते काम करने वाले, या टाइम पे और कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे इतने सारे फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं कि प्रोडक्शन हो या नहीं हो, आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट में रहे या नहीं रहे, बहुत ही रिस्की मैटर होता है। तो अगर आपने सही वास्तु कर दी तो वो सब अलाइन, सिंक हो जाती हैं, चीजें अपने आप सेटल होती हुई नजर आती हैं। खराब लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपने जैसे जैसे अभी आपने एक चीज बोली कि मैं सोच ही रहा था कि आपने बोला कि मैं हॉरोस्कोप देखता हूँ और फिर वास्तु देखता हूँ। तो क्या ये मतलब इंटररिलेटेड है दोनों चीजें? 100% इंटररिलेटेड। वास्तु बिल्कुल भी जनरल प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। जो लोग हॉरोस्कोप पे काम नहीं कर रहे हैं या जिनको पता ही नहीं है बर्थ डेट, वो लोग जनरल वास्तु से अब फायदा ले सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज वास्तु जो है वो सबसे ज्यादा काम करती है। अच्छा, तभी वो इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कस्टमाइज वास्तु का। अब जैसे एक चीज और देखिए, बताइए शास्त्री जी, कि अपन ने देखा है कि आजकल इंस्टाग्राम में काफी रील्स आती रहती हैं, तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये 7 हॉर्सेस की फोटो लगा लीजिए इस पर्टिकुलर वॉल पे, या आपका जूतों का स्टैंड घर में अंदर घुसते नहीं होना चाहिए, या विंड चाइम्स होते हैं, या एक वाटरफॉल लगा लीजिए। तो ये इन चीज़ों को कितना इम्पैक्ट आता है? ये रेमेडियल वास्तु के सेक्शन में आता है। तो क्या होता है कि जब हम इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहते हैं, मान लीजिए एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो उसको हम क्लीन बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले के टाइम में तो हम लोग हवन कराते थे, तो हवन से पूरा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता था, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती थी। आज के दिन हम उसके लिए आप अच्छी अगरबत्ती लगा सकते हैं, अच्छे परफ्यूम्स यूज कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा। या आप, ऐसा लगता है कि जैसे विंड चाइम्स है, ये एक ऐसी साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे आपके अंदर, सबके अंदर उत्साह और पॉजिटिवनेस इंक्रीज होती है। तो साउंड से भी आप पॉजिटिव होते हैं, फ्रेग्रेंस से भी आप पॉजिटिव होते हैं, मूड्स
का चेंजेस हर जगह से तो होता ये है। इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सब हाँ। इम्पैक्ट करते हैं, सबकी अपनी लिमिट है। अच्छा। ये नहीं है कि बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, लेकिन एक लिमिट तक सब इम्पैक्ट करता है। आप क्लीनिनेस रखेंगे, आप मान लीजिए आप वास्तु में आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते, मान लीजिए एक बार, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं क्योंकि मैं हर तरह की स्टडी करता हूँ। तो मैंने एक फैमिली को देखा था जो बहुत ही डाउन लेवल पे फैमिली थी, छोटा सा मकान था, मुश्किल से 2 बेडरूम सेट था, लेकिन पुराने टाइम में 2 बेडरूम सेट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब बहुत और हम्बल फैमिली थी, और वो ऑटो वगैरह चला के अपना लाइफ गुजार रहे थे। तो अच्छा। मेरी उस फैमिली पे नजर रहती थी क्योंकि मैं उसी मेरी कॉलोनी में ही थी। अच्छा। तो मैं कहीं मिलने जाता था, उस कॉलोनी में थी। तो मैंने देखा वहां पे कि वहां जो लेडी थी वो एकदम क्लीनिनेस पे उसका बहुत ध्यान था। अच्छा। एकदम घर चमका के रखती, 24 घंटे उसका घर, मतलब इतनी सी धूल आपको कहीं मिल नहीं सकती कभी 24 घंटे में कभी भी। अच्छा। हाँ। इस लेवल पे उन्होंने क्लीनिनेस, ज्यादातर लेडीज मतलब करती हैं काफी ऐसा। हाँ। एक्सट्रीम क्लीनिनेस पे काम किया। हाँ। और मैंने ये देखा कि उनके जीवन में उन्होंने वैसे 5-10 घर बना लिए बाद में। अच्छा। काम बदल गया, चीजें मिल गई, क्योंकि केवल क्लीनिनेस से भी इतनी वास्तु अच्छी हो गई कि अच्छा। लक्ष्मी आराम से आ गई। क्योंकि लक्ष्मी वहीं आएगी जहाँ क्लीनिनेस होगी, जहाँ एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, विदाउट वास्तु। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ का वास्तु कैसा था। जैसे इससे मेरे को एक इंटरेस्टिंग आई, मैंने कहीं सुना था कि कहीं ऐसे मेरे ख्याल से किसी ऑनलाइन ही देखा था कि बता रहे थे कि जैसे पुराने अपने महाभारत काल के समय की बात है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय तुम मेरे को ये बताए जा रहे हो कि इतने कौरव मर गए, ऐसा हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब हमने अपने जो ज्योतिष बड़े बड़े ज्योतिषों से पूछा था कि इस लड़ाई को कब स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे, सब ने बोला कि साहब आपके महाराज जो हैं बहुत ही अच्छी सेना है आपके पास में, और सब कुछ आपके फेवर में है, ग्रह नक्षत्र लग्न सब देख के हमने लड़ाई शुरू करी, फिर भी हम हार क्यों रहे हैं। तो संजय ने शायद ऐसा कुछ बोला कि देखिए आज भी वो चीज़ फैक्ट है कि योग लगन ग्रह सब फेवर में है, बट वहाँ कोई ऐसा है, ऐसी कोई शक्ति है जो उन सब चीज़ों को घुमा रही है। तो वो कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आया, वो क्या है, मतलब ऐसे क्या वो ब्लेसिंग्स है। अच्छा, ब्लेसिंग्स है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साइड थे, तो अर्जुन जो है ब्लेस्ड थे भगवान कृष्ण से। अच्छा। तो ब्लेसिंग्स का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके जीवन में हर चीज फेवरेबल है और आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है तो बात बनेगी नहीं। अच्छा। हाँ, तो ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, आप पीछे से आपके कर्म योग अच्छे हैं, ये सब चीजें अगर पॉजिटिव है तो फिर आप एनवायरनमेंट में अगर नेगेटिव भी है तो भी आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब पक्ष में नहीं है। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली एक चीज जो बताई मेरे को, अब मैं सोच ही रहा हूँ कि जो वास्तु है वो शायद अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बट वो एक व्हीकल है जो किसी के जन्मपत्री हॉरोस्कोप से निकलती है, वो गाड़ी में बैठते हो और फिर आप आगे जा रहे हो। हाँ, तो वो जो आप उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो वो एक माध्यम हो सकता है। हाँ, वास्तु का माध्यम ये है कि देखिए, हॉरोस्कोप का माध्यम ये है कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो उसका पूरा रोड मैप जो है, उसका जो नेविगेशन है वो आपकी कुंडली बता रही है कैसे जाना, यहाँ आपको खड्डे मिलेंगे, यहाँ आपको ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि देख इतने एरिया में तेरे को खड्डा मिल सकता है, वहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ पे टायर को ये नुकसान हो सकता है, यहाँ पे तुझे भूख लगे तो उस एरिया में तुम्हें खाने को मिल सकता है। तो वो नेविगेशन हम उसको बता देंगे। तो अगर आपको पहले से नेविगेशन पता है तब तो आप आराम से चले ही जाएंगे ना। और नेविगेशन नहीं पता है तो पूछ पाछ के धक्के खा के पहुंचेंगे तो दोनों ही केस ठीक है। ये तो ज्योतिष का फायदा ये हुआ कि आप आराम से पहुंच गए। अब वास्तु का क्या फायदा है? तो वास्तु का फायदा ये है कि आप जब नेविगेट कर रहे हैं तो आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम गाड़ी की वास्तु बता रहे हैं आपको। अच्छा, यार ये गाड़ी ऐसी है, इसमें पीछे बैठने का ये कंफर्ट है, आगे बैठने का ये कंफर्ट है, इस रास्ते में जाने से ऐसे चलना चाहिए, इस गाड़ी को ऐसे मेंटेन करना चाहिए। तो फिर वो गाड़ी का जो बिहेवियर है वो आपको समझ में आ गया, तो आप और बेटर नेविगेट कर पा रहे हैं। रास्ता मैंने ज्योतिष से बता दिया, गाड़ी आपकी मैंने वैसे वास्तु से बता दी, तो अब आप कितने आराम से पहुंच जाएंगे। ये है पूरा, ये इसलिए दोनों चीज एक साथ चलती है। एक चीज हमने और नोट की है, हमारे पास जैसे बायर्स आते हैं, फ्लैट्स के बायर्स आते हैं और शॉप्स के, ऑफिसेज के, तो सब लोग मतलब वास्तु से कुछ तो इग्नोर करते हैं, कुछ लोग वास्तु से मतलब डरे होते हैं। इस बारे में आप कुछ मतलब दर्शकों को कुछ अगर कहना चाहें तो आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है
कि वास्तु आपके सहयोग के लिए आई है ना। ये विद्या आपके सहयोग के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। अच्छा। पहला तो ये है सिस्टम। तो जो सबसे बड़ी जो भी प्रॉपर्टीज आपके भगवान ने आपके लिए डिजाइन किए हैं या देना चाहते हैं, भाई आपकी कुंडली में योग होगा तभी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपके सोचने मात्र से प्रॉपर्टी नहीं होती, वहां भी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। तो कुंडली से हम ब्लेसिंग देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में ब्लेसिंग है तो आपको आपकी मनचाही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर कुंडली में ब्लेसिंग नहीं है तो आपको नहीं प्राप्त होगी, चाहे कितना ही अच्छे इन्वायरमेंट में आप बैठे हो तब भी नहीं होगी। जो कौरव और पांडव वाला गेम हुआ, तो पांडव के साथ ब्लेसिंग थी, कौरव के साथ इन्वायरमेंट था, लेकिन फिर भी पांडव ही जीते। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उनके साथ ब्लेसिंग थी। तो ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट है। तो ब्लेसिंग की स्टडी तो हम कुंडली से कर रहे हैं, वहां वास्तु का कोई रोल नहीं है। अब बात ये आ रही है कि वास्तु हर व्यक्ति को देखना चाहिए ताकि आप अच्छी एनवायरनमेंट कर सकें और अपने पॉजिटिव एफर्ट्स आराम से डाल सकें। अच्छा। इसलिए हर व्यक्ति को वास्तु देखना चाहिए, बिना डरे देखना चाहिए। जो लोग वास्तु से डराते हैं या आपको पहले से पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है डराने का ज्यादा काम करता है, सहयोग देने का कम काम करता है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी ठीक नहीं है, उससे दूर है। हमारा ये मकसद होता है कि कोई भी व्यक्ति कैसी ही प्रॉपर्टीज में आए, उसको हम कैसे बेस्ट कर सके, बाद में भी या पहले भी। जितनी अर्ली आ जाएगा उतनी हम जल्दी उसकी मदद कर पाएंगे। हाँ, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि वास्तु को कुंडली से लिंक करके देखने से उसका इम्पैक्ट और अच्छा बेटर बेटर होता है। तो अगर हर व्यक्ति वास्तु को देखेगा तो कम से कम वो, जब आप अपने घर में ऑफिस बना रहे हैं या घर में आप रह रहे हैं तो आप अपने इंटीरियर को देख रहे हैं। इंटीरियर क्यों बना रहे हैं? आप अपनी सुविधा के लिए तो बना रहे हैं। आप किचन को मॉड्यूलर क्यों कर रहे हैं? अपनी सुविधा के लिए तो कर रहे हैं। आप अलमारियां वगैरह अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो वास्तु भी तो यही है कि आपकी लाइफ को बेटर कर दे कैसे भी करके। अब इसी से एक चीज और सामने आती है कि जैसे हमने देखा कि कोई कुछ घर या कोई प्रॉपर्टी बहुत वास्तु फ्रेंडली है, तो भी उसमें उतना जो इम्पैक्ट या ग्रोथ या स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस जो लोग जल्दी देखते हैं वो नहीं मिल पाती। तो वो क्या कारण है उसका? देखिए, दो मेजर कारण है। पहली बात तो जो रेयर कारण है, जो बहुत कम होता है, यानी आप ये मानिए 1% या 1% से कम। अच्छा। पहला तो वो कारण बता रहा हूँ, इसको आप जनरल मत लीजिएगा। खासकर दर्शकों को बता रहा हूँ कि जनरल नहीं लें, क्योंकि कई बार आदमी डर भी जाता है। तो वो ये है कि कई बार कुछ प्लेसेस जो है वहाँ पे या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से हॉन्टेड होती है, या कई बार वो प्लेसेस में बहुत तपस्या हुई होती है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से वो प्रफुल्लित होती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स तपस्वी रहे, उन्होंने किसी मकान में रहे और वहां उन्होंने खूब तप किया, खूब भगवान का भजन किया, ये किया वो किया, तो उससे क्या होता है, वो एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाती है। अब वो जो स्थान है मंदिर जैसा हो जाता है। अब उसके अंदर कोई वास्तु काम नहीं करेगी। अब उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसको एकदम शांति मिलेगी। अच्छा। ठीक है, तो वो तपस्या का बल है। अब मान लीजिए 3 जनरेशन बाद वो मंदिर टाइप रह नहीं गया, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर जैसा हो गया। मंदिर का मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। लेकिन वहां 3 जनरेशन बाद वो स्ट्रक्चर मान लो ऑफिस में कन्वर्ट हो गया, तो अब भी वो स्ट्रक्चर में जो भी आदमी बैठेगा उसको फायदा ही फायदा होगा, चाहे वो कैसे ही बैठा हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तपोबल हजारों साल तक चलता है, वो बल एकदम से खत्म नहीं होता। अच्छा, उसमें कोई भी आए उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे कोई कैसे ही स्ट्रक्चर हो। अच्छा। ऐसे कोई जगह बहुत नेगेटिव एनर्जी है और उस नेगेटिव एनर्जी को आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो डाइल्यूट नहीं हुई किसी भी तरीके से, किसी भी रेमेडी से, तो वहां कैसे ही स्ट्रक्चर आप बना दो, वहां पर उसका वो रिजल्ट पूरा आएगा ही नहीं। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है, इसको आप जनरल नहीं मान सकते। ठीक है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया, ब्लेसिंग और इन्वायरमेंट। तो वास्तु तो हम इन्वायरमेंट को स्पेस मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग तो आपकी कुंडली बता रही है। तो अगर आपकी कुंडली में ब्लेसिंग कम है तो भी अच्छे इन्वायरमेंट में बैठने से वो सफलता नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। एक्जेक्टली। अच्छा। तो वहां आप पुण्य कर्म करें, अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें, शेयरिंग करें, तो पुण्य इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लेसिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर आपको जल्दी फास्ट रिजल्ट आने लग जाएंगे, क्योंकि अच्छी जगह तो आप पहले से ही बैठे। सही बात है। ये उस तरह की बात है कि आप अरबोपति है, आपने अपने लिए महल जैसा ऑफिस बनाया, महल जैसे ही आपने मकान में बैठे हो, लेकिन आपका व्यवहार जो है वो बहुत इगोइस्ट और बहुत ही गड़बड़ तरीके से, तो क्या लोग आपको सहयोग करेंगे? हाँ, जब तक शायद पावर में हो जब तक करेंगे, फिर नहीं करेंगे। नहीं, मतलब ही लोग सहयोग करेंगे। हाँ, मतलब ही करेंगे। सही बात। असली लोग नहीं आएंगे, चाटुकारिता वाले लोग उसके पास आएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं
वो उसकी स्वभाव से दूर रहेंगे, तो उसको एक्चुअल में जीवन में असली मदद नहीं मिल रही है, उसको शुभ चिंतक नहीं मिल रहे हैं, उसको मतलबी लोग मिल रहे हैं। मतलबी लोगों से आपके जीवन में भला नहीं हो सकता कभी भी। शुभ चिंतक लोग जो आपको दिल से अच्छा चाहते हैं वही भला होगा। तो वो उस तरीके की बात है कि आपने वास्तु तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आपका व्यवहार उस तरीके का नहीं है, तो आपको अच्छे लोग नहीं जुड़े। लेकिन मान लीजिए कि वही व्यक्ति जिसके पास सभी कुछ अच्छा है और उसका व्यवहार भी अच्छा है, जैसे टाटा ग्रुप के मालिक थे, उनका व्यवहार भी उतना ही अच्छा था कि उनके खुद का कहना ये था कि आप इस तरीके से बैठो कि कोई आपके साथ बैठा हो तो उसको ये नहीं लगे कि वो नीचे है। सही है। इस तरीके से उनका व्यवहार था, है ना, कि वो अपने आप को इंफीरियर नहीं फील करे, तो मतलब दोस्त फील करे। इंडिविजुअल जो है वो इन सब चीजों पर उड़ सकता है, चाहे तो। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि जब और अपने आप को इस पोजीशन में रखो कि जब आप खड़े हो तो सब भी खड़े हो। तो दोनों स्थिति में टाटा ग्रुप के जो रतन टाटा जी थे, जो इतने अच्छा मतलब उन्होंने ये बताया और उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से फॉलो किया, तो उनका व्यवहार आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में सबसे कॉर्डियल था, उनके साथ चलने, और हर एम्प्लॉय उनको याद करता है आज भी। तो ये इसका क्या असर है? ये इनके व्यवहार का भी असर है, वास्तु का भी असर है कि जगह भी अच्छी थी, व्यवहार भी अच्छा था। तो इसका रिवर्स भी होता है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ। अब जैसे एक जनरल बोलते हैं, काफी लोग मतलब हम सुनते भी रहते हैं, आता रहता है, कुछ लोग बोलते हैं साहब ईस्ट फेसिंग में घर होना चाहिए, यहाँ लाइट आनी चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक तो जनरल वास्तु होता है, बट क्या कोई परफेक्ट वास्तु भी हो सकता है आज के टाइम में? नॉर्मली परफेक्ट वास्तु भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो परफेक्ट वास्तु होने के दो कंडीशंस है। एक तो जनरल रूप से परफेक्ट वास्तु, जनरल वास्तु जो होती है, एक कस्टमाइज आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट वास्तु। तो ये दोनों के अलग अलग डेफिनेशन है। अच्छा। हाँ, तो कई बार कुंडली के हिसाब से आपकी अगर परफेक्ट वास्तु है तो आप जल्दी राइज करेंगे। अच्छा। और अगर जनरल वास्तु भी है तो भी आप राइज करेंगे। तो दोनों तरफ ही ठीक है। वहां थोड़ा पर्सनल लेवल पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, ठीक है ना। जिम जाएंगे तो सभी हेल्दी होंगे, सही बात ठीक है। लेकिन कोई आदमी पर्सनली अपना पर्सनल ट्रेनर के साथ वो जिम कर रहा है तो जल्दी वो मसल बना लेगा, और जो अपने हिसाब से कर रहा है वो धीरे धीरे बना लेगा, लेकिन बनाएगा तो सभी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जैसे हमने देखा है कि आजकल मेट्रोज में या बड़ी सिटीज़ में कई बार अगर आप किसी रास्ते से 2-3 महीने तक नहीं जाओ तो अगली बार आओ तो आपको कुछ ना कुछ फ्लाईओवर बना हुआ है या रेड लाइट लगी हुई दिखती है। तो जैसे कुछ मकान या किसी बिल्डिंग के सामने अगर अचानक से जैसे कोई फ्लाईओवर बन गया या कोई अंडरपास बन गया या वहाँ से मेट्रो निकल गई, तो उसका वास्तु तो पहले हो सकता है ठीक था, अब चेंज हो गया या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इन सब इसका क्या है मतलब? नहीं, फर्क पड़ता है। तो कई बार वास्तु खराब से अच्छा हो जाता है, कई बार अच्छे से खराब हो जाता है, कई बार न्यूट्रल भी रहता है। तीनों पोजीशन पॉसिबल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज जब कहीं से निकल रही है या कोई भी नई चीज बन रही है तो उससे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कोई मेट्रो बनी और उसका मकान का फेस ऐसा है कि जब वो मेट्रो आ रही है या जा रही है तो वो उसकी तरफ है। अच्छा। हाँ, जैसे होता है ना, जब रॉकेट जब जाता है तो उसके आगे एक एनर्जी चलती है। कई बार ऐसे कर्व होता है तो सामने दिखता है कि वो सामने है पर शायद वहां से टर्न कर जाता है। टर्न कर रही है, लेकिन वो उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो फोर्स है, अच्छा। वो आपसे टकराती है बिल्डिंग में। अच्छा। हाँ हाँ। जैसे मान लो बहुत तेजी से ऐसे रॉकेट आया, हाँ। फिर ऐसे कर्व कर गया, हाँ। है ना, जैसे आसमान में होता है, हाँ, correct, हाँ। तो जब वो तेजी से ऐसे रॉकेट आता है तो उसकी एनर्जी नीचे आके टकराती है। वो कर्व कर गया अलग बात है, अच्छा। लेकिन वो एनर्जी टकराती है। ओके। तो क्या वो आपकी बिल्डिंग में टकरा रही है? अगर वो बिल्डिंग में टकरा रही है तो फिर आप मुश्किल में हो। तो इसका मतलब अगर आपका कोई भी घर या कोई भी जगह है, अगर वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन आसपास हुआ है तो फिर वास्तु एक बार दोबारा चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल चेक कराना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन देखना चाहिए। कई बार वो चीज, मान लो मेट्रो बनी और आपके मकान के पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अच्छा भी हो जाता है कई बार। अच्छा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब जैसे एक चीज और इससे मेरे को ध्यान आई, जैसे कि अब कई बार लोग कहते हैं कि साहब मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए या ऐसा कुछ कि परछाई नहीं पड़नी चाहिए, तो वो क्या होता है? आजकल परछाई का तो गेम ही खत्म हो गया जब हाई राइज बिल्डिंग में है तो हाँ, वो तो खत्म ही हो गया। हाँ। मंदिरों की जगह भी नहीं है वैसे तो आजकल। हाँ। हाँ, लेकिन क्या होता था कि मंदिर के आसपास घर, रेसिडेंस नहीं होना, कमर्शियल तो हो सकता था, लेकिन अच्छा। रेसिडेंस नहीं होने का कारण ये था कि रेसिडेंस पीसफुलनेस के लिए होता, शांति के लिए होता, उसका मेन पर्पस शांति होती है। कमर्शियल जो होता है मेन पर्पस आर्थिक लाभ होता है। सही बात है। तो आर्थिक लाभ तो बिजीनेस के अंदर मिल जाता है। बहुत बिजी
पोल्यूशन वाला भी एरिया हो या बहुत नॉइज या हर तरह का पोल्यूशन हो, तो भी वहां से आपको आर्थिक लाभ तो आप ले सकते हैं। लेकिन शांति के लिए शांति वाली ही जगह चाहिए, वहां पे साउंड पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, एयर पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई पोल्यूशन, नेगेटिव एनर्जी का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो मंदिर एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे लोग दुख लेके आते थे, तो वो नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो जाती है आसपास। सही बात है, हाँ। नेगेटिव थॉट की एनर्जी, नेगेटिव थॉट की एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए वहाँ आसपास मकान होने से उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट आजकल फिर इसका मतलब तो बड़ा ही खिचड़ी सी हो रही है। देखो आप, जैसे कि आजकल बोलते हैं साहब, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर दिया स्टार्ट, तब होम में तो आदमी को शांति चाहिए, हाँ, और पर वर्क में आपको एनर्जी चाहिए, हाँ। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया आजकल। इसका मतलब ये रॉन्ग ट्रेडिशन है। आप देख रहे हो ना, जहाँ भी वर्क फ्रॉम होम हुआ है, मैं तो हाँ। क्योंकि मैं पर्सनल कंसल्टेंट तो हूँ ही हजारों लोगों का, हाँ, और मैं ये पा रहा हूँ खासकर कोरोना के बाद से जब हुआ है कि आप देखेंगे डाइवर्स का रेट बढ़ता जा रहा है इंडिया में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है। वर्क फ्रॉम होम होने का मतलब ये है कि आप घर के अंदर डिस्टर्बेंस ले आए, इसका मतलब यही है। पर एक चीज और, जैसे कई बार मतलब अपन इतनी चीजें देख रहे हैं, काफी लोग अवेयर भी हो गए हैं, पर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखो या यूएस वगैरह को देखो, अब वहाँ पर डिजाइन कंसल्टेंट्स तो हैं, बट शायद वो अननोइंगली वास्तु कर रहे होंगे, बट वहाँ पर भी ऐसा कुछ देखा है आपने? आप इतना ट्रैवल भी करते हैं आप बाहर। हाँ, बिल्कुल। हमारे वर्ल्ड में हम वास्तु को तो वर्ल्ड वाइड ले जा नहीं पाए, लेकिन फेंगशुई वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, हाँ, चाइनीज लोगों ने फेंगशुई को पूरे वर्ल्ड वाइड ले गए। अच्छा। और उसको बहुत यूरोपियन कंट्रीज भी फॉलो करती हैं और बहुत सारे देश भी फॉलो करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो तो सब जगह ही हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और लेकिन कुछ कई जगह कम हो रहा है, कई जगह ज्यादा हो रहा है। फेंगशुई इज स्मॉलर पार्ट ऑफ वास्तु, पूरी वास्तु नहीं है। थोड़ी सी वास्तु से वो लोग इतना फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। हमारे पास ज्यादा नॉलेज है, हमारे पास एनर्जी बैलेंस का ज्यादा अच्छे सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी नॉलेज से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो यही कहूंगा कि वास्तु वर्ल्ड वाइड जानी चाहिए। ऐसे सब बिल्डर्स को, आर्किटेक्ट्स को, आप लोग प्रॉपर्टीज का काम कर रहे हैं, इन लोगों को इन्फोर्स करना चाहिए कि वास्तु से काम बने। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब चीजें सब वास्तु से हो जाएंगी तो सबकी लाइफ अपग्रेड होगी, आपकी भी लाइफ अपग्रेड होगी, सेलर की भी लाइफ अपग्रेड होगी, परचेजर की भी अपग्रेड होगी। डेफिनेटली सभी पीसफुलनेस में आएंगे।